तो कहाँ से छोड़े तुम लोग? तो कहाँ से पढ़ा जाता है? पार्वती बन हुआ था ना? अगले बताइए, भारत के वन्य जीव, भारत के वन्य जीव ये क्या होता है? भारत के वन्य जीव क्या होते हैं? राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं? देखिए, वन्य जीव जैसे हमारे देश में या राज्य में कुछ ऐसे सरकारी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपका आना जाना, पशुचारण, घास काटना, कटाई करना, खुदाई करना, सब कुछ क्या होता है? वर्जित होता है, मतलब निषेध होता है। मतलब वहाँ आप फ्री होके नहीं जा सकते। उसको कहा जाता है आरक्षित क्षेत्र। जैसे जो है आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आरक्षित क्षेत्र मतलब होता है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है। तो ये जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं और वन्य जीव होते हैं, यहाँ पर वो जीव को मतलब संरक्षित किया जाता है जो अपने विलुप्त वाले कंडीशन पे आते हैं, जिनका इस समाज से या इस दुनिया से विलोपन होने का कगार पे आता है। उसको वहाँ पर रख करके क्या किया जाए? संरक्षित किया जाता है, जिसको हम लोग म्यूजियम कहा जाता है ना। हम लोग देखने जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, शेर बाघ दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पर वो हमें आपको दिखाने के लिए नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि चूँकि देखिए हमने बताया था कि हमारे देश में जितनी चीज़ें हैं जिसको हम लोग विरासत कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, जो कि आगे की आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में पता नहीं है। जैसे हम लोग गिद्ध देखे, हम लोग गिद्ध देखी हो या कभी कभार आप देखे होंगे, भालू कभी कभार आप देखे होंगे, लेकिन अभी हम लोग तो कभी कभार अभी आपसे पूछ रहे हैं तो आप बता हाँ सर देखेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी में जब हम लोग पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, जानते ही नहीं क्या है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको देखे ही नहीं है। अब उस भालू को, गिद्ध को, हिरन को, जो कि हमारे जैसे व्यक्ति समाज के लिए अनिवार्य है, उसी तरीके से जीव जंतु, पशु पक्षी और यहाँ की जितनी कल्चर की चीज़ें वो भी अनिवार्य है। तो उन्हीं को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए वन्य जीव की स्थापना की जाती है और इस वन्य जीव में इनके पूरे संरक्षण का ख्याल किया जाता है, इनके प्रजनन का ख्याल किया जाता है, इनके हर चीज़ का देखभाल किया जाता है, ताकि इनकी जो वंशावली है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और ये हमारे विरासत के रूप में ये रहे कि नहीं, ये भालू है, ये गिद्ध है, ये हिरन है, या जो भी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे हमारे भारत के राज्यों में हर राज्य में आपको लगभग वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेंगे। तो उसमें होता क्या है, कुछ वन्य जीव कुछ विशेष के लिए बनाए जाते हैं, कुछ वन्य जीव ऐसे होते हैं जो सबके लिए होते हैं। ये तो वन्य जीव की बात होगी। अब जैसे होता है कि राष्ट्रीय पार्क, जैसे वन्य जीव में किसी जीव के संरक्षण के लिए प्रावधान किया जाता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय पार्क में आप देखेंगे तो पेड़ पौधों, फूल, जो पौधे छोटे छोटे होते हैं उनकी वहाँ देखभाल की जाती है, उनको वहाँ संरक्षित किया जाता है, उनको वहाँ पाला पोसा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सा वन्य जीव है और किस राज्य में कौन सा वन क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क है। लिखिए थोड़ा सा। भारत में वनस्पतियों की विविधता की तरह
वन्य जीव की भी विविधता पाई जाती है, वन्य जीव की भी विविधता पाई जाती है। यह है लगभग 1 लाख जातियों की, यह लगभग 1 लाख जातियों के वन्य प्राणी हैं। वन्य प्राणियों में हाथी सबसे बड़े आकार का वन्य प्राणी है। पशु पक्षियों के शिकार और अंधाधुंध कटाई से पशु पक्षियों के शिकार और वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों की संख्या घटने लगी। वन्य जीवों की संख्या घटने लगी। कुछ प्रजातियां तो विलुप्त हो गई, और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीवों की स्थापना की गई है। कुछ विलुप्त प्रजाति निम्नलिखित हैं। डायनासोर,
डोडो, 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 चीता, गिद्ध, भालू, इत्यादि। इनके संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव स्थापित किए गए हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव स्थापित किए गए हैं, वो निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए आप लोग कि किस प्रजाति को हम लोग विलुप्त कहेंगे या किसको हम लोग विलुप्त की कगार पे कहेंगे। ठीक, जैसे जो प्रजाति या जो जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास जहाँ वह रहता हो, अगर वह 15 साल, तो ये सवाल पूछता है, अगर वह 15 साल तक अपने आवास के आसपास नहीं दिखता है, इसको विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। मतलब जैसे समझो कि शेर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेर बंगाल है, बंगाल का है। तो इसका मतलब कि उसका आवास या प्राकृतिक आवास कह लो, प्राकृतिक आवास होता है जहाँ की जलवायु उनके अनुकूल होती है। हाथी कहाँ का माना जाता है? बताओ, केरल और असम। ठीक, और बाघ जो है मध्य प्रदेश। अब समझिए, अब जैसे हमने क्या बताया कि कोई भी प्रजाति जब अपने प्राकृतिक आवास में या आवास के अगल बगल 15 साल से नहीं दिखती है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है कि वह क्या है, गायब चल रही है। एक बात, जो विलुप्त हो गया वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब होता क्या है, अगर विलुप्त होने के जब कगार पर रहती है तो उस पर सरकार क्या करती है, तुरंत ध्यान देती है। तो जब ध्यान देती है तो इनको क्या करती है, भाई अगर विलुप्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है तुरंत तो सब बन नहीं जाएंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होगी। तो उसमें से क्या करते हैं ये लोग, एक दो लोग को ले आकर के वन्य जीव में क्या करते हैं, संरक्षित कर देते हैं, संरक्षण देते हैं। मतलब उनका पालन पोषण, खान पान, प्रजनन, जितनी भी उनकी चीजें हैं कि मतलब उनका वंश खत्म ना होने पाए। इन्हीं सब की देखभाल के लिए वन्य जीव स्थापित किए जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पहले जो था भालू बहुत इफरात दिखने को मिलते थे। जब गांव में छुट्टी होती थी, स्कूल की जब छुट्टी होती थी, वो गर्मी में लोग ले आके जो घूम टहल के उसका वो करतब दिखाते थे, मतलब एक तरीके से मनोरंजन कराते थे। गिद्ध भी नहीं देखने को मिलता है। सेम यही कंडीशन एक जनजाति है जिसका नाम हमने आपको बताया जारवा, बताए थे एक बार, और इसी को कहते हैं ओंग। यह विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है, मतलब कि आज भी इनके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। ये कहाँ पाई जाते हैं, अपने भारत के अंडमान निकोबार में, अंडमान में पाई जाती है। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 46। मतलब ये बिल्कुल विलुप्त कगार पे हैं। अब सरकार क्या कर रही है, इनको तो पार्क में नहीं जाएगी, इनको उसी एरिया में इनको संरक्षित किया जा रहा है। ये अपने को पूरे देश दुनिया से बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। ना इनके पास कोई साधन है, ना इनको कोई लालच है, ना इनको पनीर खाना है हमारे यहाँ की तरह, ना पूरी खाना है, कुछ नहीं खाना है, वही कच्चा मांस खाना है, जंगलों में रहना है। मतलब ये पृथककरण, ये क्या करते हैं, ये हमारी संस्कृति से क्या है, पृथक है, अलग है, और इसको कहा जाता है पृथककरण। हमारी सरकार इनको एकीकरण में लाना चाह रही है।
एकीकरण मतलब अपनी संस्कृति में मिलाना चाह रही है। लेकिन अब वही बात है कि अभी अगर आप बैठ के यहाँ पढ़ रहे हो अच्छे से, आप कोई आगे यहाँ लेट के पढ़ने लगे, भालू टाइप का हो, जंगली जानवर टाइप का हो, तो आप उठ के या तो भग जाओगे, या तो वही पढ़ेगा या तो आप ही पढ़ेंगे। लेकिन अब इस एकीकरण में एक समस्या ये आ रही है कि अगर एकीकरण तब होता है जब थोड़ा सा अंतर होता है उनके रहन सहन में, हमारे रहन सहन में, उनके दैनिक दिनचर्या में थोड़ा अंतर होता तो उनको समझा बुझा के क्या किया जाता, अपने कल्चर में लोग ढाल लेते। लेकिन विपरीत का संबंध है, कहीं से कुछ टैली नहीं कर रहा, इसलिए एकीकरण में क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तो पृथक रह के इस जनजाति को, जारवा और ओम को सरकार क्या करी, संरक्षित कर रही है। अभी इनके यहाँ मतलब सब बिल्कुल बुजुर्ग वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आज 46 हैं, कल 4 मरेंगे, 42 बचेंगे, तो 10 साल 20 साल में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सरकार जो है, देखिए शादी के 2-3 लक्ष्य होते हैं, शादी के 2-3 लक्ष्य, एक तो धार्मिक होता है और एक तो आर्थिक भी होता है और एक प्रजनन का होता है। प्रजनन इसलिए होता है कि समाज हमारा बना रहे, समाज हमारा बना रहे। तो अब उनका समाज कब बना रहेगा, जब कोई नया जन्म लेगा तभी तो बना रहेगा। भाई संरक्षण आप करेंगे, ठीक है, आप संरक्षित इनको कर दिए, आप डेली इनको खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या भी तो बढ़नी चाहिए, नहीं तो ठीक है, जब तक आप इनको संरक्षित कर रहे हैं 10 साल 20 साल तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद जब इनकी उम्र हो जाएगी तो मरेंगे ही। तो अभी सरकार ने क्या किया था कि इनके साथ शादी विवाह का मामला कुछ पर किया था अन्य लोगों का, लेकिन कौन जाएगा यहाँ शादी करने के लिए, पता लगा कि कब आपको मार के खा जाए, भूख लग जाए। भाई ये तो विश्वास की चीज़ होती है ना, कि अगर एक विश्वास होता है ना कि हम जिसके साथ रह रहे हो हमको मारेगा नहीं, खाएगा नहीं, पता लगा उसके साथ अगर आपको रहना हो कि पूरा दिमाग इसी में लगाना पड़े कि कभी ऐसा ना हो भूख लगे हमको काट के फाड़ के मार के खा जाए, ना पति ना पत्नी कोई, ठीक। तो अब क्या है, सेम वही कंडीशन है कि ये जो 15 साल से जो भी पशु पक्षी जीव जंतु जानवर जब अपने प्राकृतिक आवास के आसपास नहीं दिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विलुप्त प्रजाति। और जो इसी कंडीशन पे, इसी समय लगभग विलुप्त के कगार पे रहते हैं, भाई जैसे जो गायब हो गया उसकी बात खत्म हो गई, लेकिन जो विलुप्त के कगार पे रहते हैं उनको हमारा सरकार हमारी क्या करती है, तुरंत संरक्षित करने का प्रयास करती है। तो संरक्षित करने के लिए ही वन्य जीव की स्थापना की जाती है। तो इनमें क्या करेंगे, ऐसे पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, जानवर के ले आकर रखेंगे, पालना पोसना, उनकी देखभाल करना, उनके प्रजनन का ख्याल करना, और हमारा कल्चर, हमारी कल्चर के हिस्सा बने रहते हैं और वो समाज में बने रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कभी अपने पीढ़ी के बच्चों को लेके जाएंगे तो बताएंगे भालू कहेगा, यानी ये कैसा भालू है, भाई वो नहीं देखा, बताएंगे चमगादड़ है, क्या तो पूछिए चमगादड़ क्या होता है, मतलब तो रात में जो नोच के खाता है, यही तो बताएंगे ना। तो ये हम लोग अपने कल्चर के बारे में अपनी पीढ़ी को बताने के लिए, दिखा के बताने के लिए ही यह उद्देश्य है कि वन्य जीव की स्थापना की गई और इसकी देखभाल वन्य जीव का बाकायदे जो है 1972 में एक अधिनियम बनाया गया था कि जीव जंतु को मारने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब इसकी स्थापना की गई तो 1972 में एक अधिनियम बना करके कहा गया कि वन्य जीव को स्थापित किया जाए और इसी वन्य जीव में ऐसे जीव जंतुओं को, जानवरों को संरक्षण दिया जाए जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। आगे देखिए, मेरी तरफ ना मतलब मुस्लिम होते बोलो ना चिड़िया मार मार के खाते हैं, उन पे केस किया जा सकता है? मुस्लिम तो हिंदू भी तो खाते हैं चिड़िया, वो लोग बहुत मार के देखो केस, देखो केस आप कैसे करोगे केस, चिड़िया बना के वीडियो बना के करते किया जा सकता है। भाई किसी को मार के खाना, तो ऐसे तो आप देखेंगे जो मार्केट में बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, मछली काटते हैं, तो उन पर भी आप केस कर सकती हो। सब वो तब भी तो मतलब चिड़िया इतनी छोटी सी उसको, तो मुर्गा बेचारा बहुत बड़ा थोड़ी होता है, मुर्गा भी चिड़िया है। से तो बहुत छोटी होती है। अच्छा बताओ, उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जा सकता? कैसे? जो मुर्गा बकरा या जो मतलब मछली काटते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस होता है, ठीक है, उनके पास क्या होता है, लाइसेंस होता है। आप जब देखेंगे तो उनके पास लाइसेंस कैसे पास होता है, ये नहीं कि उनके पास वो जो जिससे काटते हैं, क्या कहते हैं उसको,
जो भी कहते हो, वो लाइसेंस जो पास होता है 1 गड़ासी 2 गड़ासी 3 गड़ासी, मतलब मीट काट मतलब बकरा काटना है तो बड़ा लाइसेंस, सही बता रहे हैं, मुर्गा काटना है तो छोटा लाइसेंस, तो उसी हिसाब से लाइसेंस उनका बनता है, तो उनमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो देखो, या तो भाई आप कोई समाज सेवक को, जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि जो समाज सेवक होते हैं वो ऐसे ही जिससे कहते हैं कि कौन सा शब्द आता है, लोग बिल करेंगे, जनता के हित के लिए जो बिल लाया जाता है उसे लिए शिकायत करते हैं। तो अगर इस तरह है तो वीडियो बना के करो। सब बहुत मारते हैं। ज्यादा मुस्लिम हैं क्या? सारे मुस्लिम ही हमारे बड़े मुस्लिम पूरा? तो यादव कहाँ है? जो चाय है बस यादव मगर सब ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, इधर जाते हैं, इधर वालों को ले जाकर वहाँ स्थापित करा दो थोड़ा नहीं, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, उसमें अब चीज़ें जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम लोग ये सब ज़्यादा खाते हैं, ये उनके धर्म में आता है, ठीक, लेकिन ये चीज़ें नहीं है, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर सवाल ये लोग चिड़िया घुमा रहे हैं तो चिड़िया के लिए लोग रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है कि मुस्लिम से जो जीव हत्या करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, खाली मुस्लिम खाते हैं, उनसे ज़्यादा हिंदू खाते हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण जिसको हम लोग कहते हैं बहुत शुद्ध जाति है, बहुत पवित्र जाति है, वो चोरी खाते हैं, पहले चोरी खाते थे, अब ओपन खाते हैं, तो ये एक अलग की बात है। तो अब जैसे दो चीज़ हुआ कि जैसे अगर हम वो लोग गिद्ध को अगर सरकार हमारी क्या करनी संरक्षित कर रही है, समझो मेरी बात, तो गिद्ध को अगर कोई मार के खा रहा है तो अगर तुरंत उसको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, फांसी सजा जो भी हो। क्यों? क्योंकि सरकार उसको संरक्षण दे रही है। सरकार, हमने बताया ना कि जो राष्ट्रीय पार्क होता है या वन्य जीव होता है, यह आरक्षित क्षेत्र होता है, यहाँ पर सामान्य तरीके से कार्य करना प्रतिबंधित होता है, जैसे कटाई करना, चराई करना होता नहीं, जैसे घास लोग काटते हैं और जानवर छोटे चरा लेते हैं, ये सब वहाँ पे क्या होता है, वर्जित होता है। तो उसी तरीके से अगर कोई जीव जंतु पशु और पक्षी है, अगर उसको कोई जिसको संरक्षण हमारी सरकार दे रही है, अगर वह उसको मार, जैसे गाय को आप मार के दिखाओ, इसमें गाय को हमारी सरकार क्या करती है, गाय हमारी माता है, इसकी आप पूजा से करेंगे, और भले वो आप पूरे खेत और सब खा जाओ, खाने दो, लेकिन आप मारेंगे नहीं। अगर अभी हमारे एक रिश्तेदार थे हमारे, देखो इसलिए अपने रिश्तेदार उदाहरण देता हूँ, बहुत बेवकूफ़ टाइप सब है, बेवकूफ़ इसलिए बताता हूँ, और हमारे 65 रिश्तेदार हैं, 65 रिश्तेदार हैं सब मिला के, तो शादी विवाह पड़ता है ना तब देखते बनता है। बाराती वालों जब बताएंगे भैया 400, तो उधर वाले कहेंगे 200, अरे भैया 200 तुम्हारे रिश्तेदार हो जाएंगे। तो किए क्या, शहर की गाय थी, तो एक गाय को क्या किया, जैसे नहीं जो गाय घूमती टहलती हैं, जैसे आवारा पशु जिसको कहते हैं, तो पता नहीं ये गाय कैसे क्या हुआ, लेके गए अपने यहाँ बांध लिया, तो 10-15 दिन बाद बच्चा दे दिया, तो उसका दूध खाने लगे, भाई फ्री गाय मिल गई, दूध खा रहे हैं, सब कुछ ठीक था, तो उनके दिमाग में लालच आ गया, तो अगले दिन रस्सी और 2-4 रोटी लेके निकले घर से, तो शहर में आ गए, किसी गाय को रोटी खिला के, रोटी मतलब दिखा के खाने आई, तो उसको पकड़ लिए और रस्सी से बांध दिए। अब वो गलती से, जैसे शहर में आप देखेंगे कुछ गाय तो आवारा होती है, मतलब आवारा मतलब उनका कोई मालिक नहीं होता है, वो अपना घूमते टहलती हैं, कुछ ऐसी गाय होती हैं जिनका एक मालिक होता है, वो करता क्या है, सुबह लगा करके दूध निकाल के उसे छोड़ देता है, और उसको पता है हमारी गाय कहाँ जाएगी, घूम करके देखता भी रहता है, और नहीं अगर देखता है तो शाम को निकलेगा साइकिल गाड़ी लेकर 2-4 एरिया में जाएगा तो गाय से मिल जाती है, फिर उसको पकड़ेगा, जहाँ गाय पकड़ में आएगी वहीं लगा देगा, दूध निकाल देगा, लेकिन गाय उसी की रहती है। संजोग ऐसा था कि जब ये गाय पकड़ रहे थे तो गाय का जो मालिक था कहीं से देख लिया, तो इनको ये लगा कि ये तो गाय शहर की मतलब ऐसी गाय है, तो वो कह रहा है, ये कह नहीं हमारी गाय, दुनिया भर की बात हुई, तो वो फोन कर दिया पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस से भी अपना जो भी वाकी टाकी हुई, फिर जेल वहाँ गए, पुलिस इनके ऊपर गाय गौ हत्या क्या दुनिया भर के धारा लगा के जेल में
7 दिन जेल में थे, तब जाके जमानत हुई। तो समझ में आया? तो अभी गाय पे इतना हमने क्या कहा कि अभी हमारी सरकार चिड़िया पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हो सकता है चिड़िया आप मार के खा रहे हो तो क्षम्य हो, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हम गाय को भी मार के खाएंगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि गाय पे हमारी सरकार ध्यान दे रही है, उसको संरक्षित कर रही है, उसको पूजनीय का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए गाय, ठीक ना? तो डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ को खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए गाय को बहुत बचा के गाय को जहाँ मिले सीधा उनको बस नमस्कार करो, चलते रहो। और इतना नुकसान सब करती है गाय, मतलब शहर में तो ठीक है क्या नुकसान करेंगे, लेकिन गाँव में आप अगर देखेंगे तो बीच में तो अभी तो कम हो गया, कोरोना के समय में वो भी बहुत सराहना मचाई थी, पूरा का पूरा खेती एकदम चौपट, अभी भी कर रही है ना? हाँ, तो कोई लोग झटका लगा दे रहे हैं, कर रहे मतलब हो गया, उसमें दोनों आ जा रहे हैं ना, तो दोनों कर रहे हैं नुकसान। तो ये आप याद रखना, कभी कभी एक सवाल पूछता है कि किसी प्रजाति को कोई प्रजाति कितने दिन तक अपने आवास पे ना दिखे तो हम उसे विलुप्त करते हैं, तो 15 वर्ष, इसको याद रखना। अभी आपको BTC तो नहीं पूछेगा, लेकिन आगे टेट में तो कई बार पूछा है। विलुप्त प्रजाति ये भी पूछ सकता कि कौन है, और विलुप्त प्रजाति कौन होती है, कितने दिन तक अपने आवास में नहीं दिखती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, विलुप्त करते हैं। चलिए आइए देखिए इसमें नीलगिरी, राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नीलगिरी सर ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इनके से बॉर्डर पे है क्या? पूछ रही है, बता रही मुझे पता है सही का। हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, लिख लीजिए, बताएं आपको। 1 मिनट, आपको क्या लिखी हो? आगे लिख लीजिए तमिलनाडु, हो गया। आगे लिख लीजिए प्रथम, फिर आगे लिख लीजिए उसी में थोड़ा सा 1986, मतलब इसका मतलब समझ आ गया कि नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1986 में। ये जो नीलगिरी पर्वत है, कल हम लोग जो पढ़ा रहे थे आपको हम कि थोड़ा सा बता दें, जैसे ये भारत का जो हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वी और पश्चिमी वाला एरिया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। ये नीलगिरी जो पर्वत है ये यहीं पर है, नीलगिरी पर्वत भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये जो पर्वतमाला है ये पूरब और पश्चिम को क्या करती है? जोड़ती है। मतलब अगर सवाल आता है कि पूर्वी और पश्चिमी भारत को कौन सी पर्वतमाला जोड़ती है, तो नीलगिरी। और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम लोग कहते हैं ऊटी के नाम सुनिए। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, जो कि ये इनको हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं। मतलब ये जो स्थान है, चाहे स्टेशन है, ये पहाड़ों पर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? घूमने टहलने जाते हैं। तो ये तो उत्तर भारत में हो गए। उसी तरीके से इस दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पर्वत है, यहीं पर ऊटी हिल स्टेशन है और ये एक तरीके से प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे उच्च चोटी है। कौन सी? ऊटी। लिखिए, दूसरा लिखिए, नंदा देवी।
उत्तराखंड। आगे लिखेंगे उत्तराखंड। सुंदरबन, सुंदरबन। सुंदरबन ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव लिखा है, मतलब जो मैं शॉर्टकट में लिख पा रहा हूँ, जैसे मन्नार की खाड़ी में लिखवा दिए तो मन्नार की खाड़ी नहीं, इसका नाम आगे मन्नार की खाड़ी वन्यजीव या मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी आप लिखिए तमिलनाडु। कंचनजंगा, कंचनजंगा। बताओ भाई का कहाँ है? तब तो इतना चीज लिखवाने कोई मतलब नहीं है, बता बता के पढ़ना है। कहाँ है कंचनजंगा? हाँ बताओ वर्तिका, बोल गई हो। सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत भी है। डीबू, डीबू, डीबू। डीबू असम। मानस, ये तो बता लो तुम। असम में। हाँ जान गए। अगला दिहांग विहांग, दिहांग विहांग लिखते हो जाएगा। दिहांग विहांग, बताओ शिवानी कहाँ है? असम में है ये। नहीं, अरुणाचल प्रदेश। सर दिहांग नदी है कोई? नहीं, दिहांग नहीं। अगला नोकरेक, नोकरेक। नो। हाँ नोकरेक ऐसे लिखा जाएगा, नोकरेक। मेघालय। सिमलीपाल, सिमलीपाल। उड़ीसा। अगला अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। केरल, केरल। अगला पंचमढ़ी, ये कहाँ है? सीतामढ़ी कहाँ है? सीतामढ़ी कहाँ है? ये भी नहीं पता। इधर ऐसे लिख दो कि सर इधर। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, और जैसे ही हम उसको डाकेंगे पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आएगा। सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। देखिए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अमरकंटक, अमरकंटक
ये भी मध्य प्रदेश। पन्ना, पन्ना ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना और कोलार, कौन बताएगा? दोनों बहुत अच्छे चीज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत महंगे के लिए। सबसे महंगा क्या है? है? हाँ, एक हीरा और एक सोना। पन्ना पन्ना में भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान और कोलार कर्नाटक में है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़े सोने की खान है। तो ये जो पन्ना है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पर हीरा का खदान है, खान है। तो लिख लीजिए, हो गया पन्ना, मध्य प्रदेश। अगला शीत मरुभूमि। शीत मरुभूमि, शीत मरुभूमि, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अभी इसी तो बात छोड़ दें, हीरा क्या पता नहीं। अभी ये 1,15,000 रुपए का, मतलब कितना? 10 का, हाँ वही हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब यह है 200 रुपया, ठीक है। और एक जब हमारी शादी हुई थी, बीएससी का कैंडिडेट आया तो सोचे तो कोई नहीं जाना था, पढ़ा के जाते तो आए नहीं, तो किसका पढ़ा? कोई नहीं जाए देख लो, कोई ठीक हो। तो मैं बेड बजे बोला चलिए ठीक। देखो, 2 वाक्य मुझे याद है, बाकी अब जिसकी जब शादी होगी उसको याद रहेगा कितना रहेगा। सोचो, ये बताने का क्या मतलब है। हमने कहा बहुत महंगी था तो 200 रुपये, ठीक है। उधर मान लो 75 साल, 200 रुपया और 1,15,000 रुपया, कितना अंतर है। और अभी मुझे लगता है 2 साल पहले ये 60,000 के आसपास था। हाँ, अभी हाल नहीं, ठीक है, लगभग ऐसे ही कुछ था। तो अब सोच लो, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा ना इसके प्रति जो लालच है, इच्छा जो है, उसके प्रति थोड़ा सा कम कर दो। कोई मतलब की चीज़ नहीं है नहीं। लेकिन जब लड़कियों की शादी पड़ती है या होने को होती है तो लड़कियों की बात कर रहा हूँ, किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा। उनको ये लगता है कि मेरे पास इतना ही आ जाए। भाई देखो, ये चाहे लालच का लो, चाहे अपना कल्चर का लो, चाहे जो कर लो, लेकिन ठीक है, अगर आप संपन्न हैं या माँ बाप संपन्न है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर उतनी संपन्नता नहीं है तो आप सोचिए कि अगर ये इस समय इतने में है तो शादी में कितने खर्चे आएंगे ना। तो ऑटोमेटिक जहाँ 10 लाख शादी में लगना है वहाँ 20 लाख लगेगा। और अभी वाकई में साल 1.5 साल के पहले ये इतने में ही था, अब जस्ट डबल हो गया। अभी दे रहा था कि फरवरी मार्च तक ये 1.5 लाख तक जाएगा। ठीक, या तो पैसा अगर तुम लोग रखी हो तो 1.5 लाख होने के पहले ले लो, ठीक, पैसा लग जाएगा। चलिए फिलहाल तो दूसरी बात है। कभी कभी होता क्या है ना, देखो हमारी एक आदत है या सबकी होनी चाहिए कि जो चीज़ें बिना मतलब की हो
बिना मतलब की, मतलब ये ऐसा नहीं बिना मतलब की है, लेकिन अमूमन जैसे लोग रखे ही होते हैं, लोग क्या करते हैं, लेके रखना जरूर, ऐसा नहीं किसी जरूरत नहीं है, लेकिन काम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि इतना उसमें इन्वेस्ट किया जाए। जैसे जब प्याज वाज जब 100 रुपये किलो हो जाती है तो हम खाना छोड़ देते हैं, नहीं खाते। टमाटर भी 80 रुपये किलो होता नहीं खाते हैं, क्या मतलब है? ठीक, ये नहीं कह रहे तुम भी मत खाओ, जैसे उसमें ये लगता है कि बहुत मतलब की चीज़ नहीं है भाई। खाने में अगर सारी चीज़ें आपको पौष्टिकता मिल रही है, दाल चावल सब्जी रोटी आप खा रहे हैं, तो टमाटर अगर आप नहीं खाते हो तो क्या ज़रूरी है? तो कुल मिला करके अभी की जो चीज़ें हैं, अभी जो ये महंगा हो रहा है, अब इसका कारण क्या है? अभी अमेरिका में आप पढ़े होंगे पेपर में या मोबाइल में, भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ मतलब जानते हो आपने? आप अगर मेरे यहाँ से कुछ लेके जाओगे तो जितना यहाँ का दाम है उसका 25% आप ज़्यादा दोगे, और जब आप सामान हमें कोई बेचेंगे तो वैश्विक में जितना दाम है उसका 25% कम में आप देंगे। मतलब ऐसे समझो आप, जैसे भारत अगर 100 रुपये किलो का गेहूँ अमेरिका को बेचता है, विश्व में कितना दाम है गेहूँ का? चलो हम मोटी मोटा 100 रुपया मानते हैं, सॉरी 30 रुपया मानते हैं या 40 रुपये मानते हैं, 40 रुपये किलो गेहूँ है। अब अगर यह गेहूँ कहीं और बेचेंगे तो 40 में हमारा बिकेगा, लेकिन अगर हम अमेरिका में बेचने ले जाएंगे तो कहेगा कि हम 25% टैरिफ लगाएं आप पर, तो 40 से 25% कितना हो गया? 10 रुपया हुआ ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? 10 बराबर हो जाएगा, हम 30 रुपये माफ कर देंगे। अब अगर हम वहाँ से सोना मंगा रहे हैं, सोना मंगा रहे हैं, अगर वो 100 रुपये में है तो वो कहेगा हम टैरिफ लगाए आपको, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, कितना हो गया? समझा ना? मतलब हम बेचेंगे तो 25% प्लस करके बेचेंगे, और आपका सामान खरीदेंगे तो 25% माइनस में खरीदेंगे। इसे कहते हैं तो कहाँ बेचोगे? बात ये भी तो आएगा, जैसे अगर आप सोचो कि आप कहते हैं अभी जैसे ईरान और खाड़ी के देश जो आपका सऊदी अरब है, अभी वो कहते हैं कि हम अपने तेल पर जो डीजल और पेट्रोल हम देते हैं हम इतना टैरिफ लगा देंगे, तो आप क्या कहेंगे कि हम नहीं लेंगे आपसे? तो कहाँ से लेंगे? वही 2 ही थी तो आपको दे रहे हैं भाई। जैसे जो खपत अब ज़्यादा आपके पास है, अभी कितना भी महंगा सामान हो जाए, नमक, हम लोग नमक की बात कर लें, हम लोग सारा चीज़ खाना छोड़ सकते हैं, दाल नहीं खाएंगे, दाल हफ्ते में 1 बार खाएंगे, सब्जी 2 दिन में 1 बार खाएंगे ना, लेकिन नमक अगर 500 रुपया किलो हो जाए तभी हमको नमक खाना ही, नमक तो लेंगे ही, बात ना। तो सेम वही चीज़ है कि जब कोई चीज़ किसी देश में ज़्यादा होती है, वही एक विकल्प होता है तो मनमानी करेगा वो। तो यही जो इसका दाम बढ़ा है, सोने का जो दाम बढ़ा है अभी, यही कारण है। जैसे वह 25% का टैरिफ लगाता है, और सोना हमारे यहाँ अमेरिका से सर्वाधिक आता है और रूस से आता है, तो उसको पता है, अमेरिका को पता है कि भारत में महिलाओं की संख्या लगभग 50-50 है ना, और महिलाओं का सबसे प्रिय जो धातु है सोना है। पुरुष कितना भी नाम करेगा, अगर महिला नाराज हो जाएगी तो पुरुष को खरीद देना ही पड़ेगा, इसलिए लगा दिया है। कहाँ जाओगे? लेके जाओगे हमसे, तो इसलिए वो महंगा होगा। इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोग लिबरल हो जाओगी, नॉर्मल हो जाओगी, तो ये इसका जो डिमांड है, टैरिफ लगाते हम खरीदेंगे, लगाए रहो, 50% लगा दो। तो टैरिफ का मामला ये होता है कि व्यापार में जब टैरिफ लगता है, नियम हमने बता दिया कि आप निर्यात करेंगे मतलब बेचेंगे तो उतना % माइनस में बेचेंगे, और खरीदेंगे मतलब आयात करेंगे उतना % प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया? 40 रुपये में अगर गेहूं का दाम वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर अगर 40 रुपये है तो अमेरिका में कितना बेचेंगे? 30 पे। और वैश्विक स्तर पर अगर सोने का दाम 100 रुपया है तो अमेरिका से खरीदेंगे 125 पे। ये चीज़ें हैं। आइए लिखिए आगे।
कच्छ का रण हो गया। अगला लिखिए कच्छ का रण। गुजरात, कच्छ का रण गुजरात। शेषाचलम, इसका नाम ऐसे है शेषाचलम, ऐसे। ये आएगा आंध्र प्रदेश में। तो देखिए कुछ दिया है। अठारह हो गए ना? 18 हो गए, कितने हुए? 17। अच्छा एक और है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, लिख लीजिए। अंडमान, मतलब अंडमान निकोबार में लिखिए। पहले का ऑप्शन करिए। सन 1973 में, सन 1973 में यूनेस्को ने कुछ देशों के साथ एक सम्मेलन किया था। उसी सम्मेलन के बाद इन 18 आरक्षित क्षेत्र को स्थापित किया गया। सर आरक्षित क्षेत्र को स्थापित किया गया। अगले डालिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं। देखिए इसमें आप टिक लगा दीजिए, पूछता कौन कौन है। पहले टिक लगा दो। पहला वाला नीलगिरी टिक लगाइए। सुंदरवन, कंचनजंगा, मानस, सिमलीपाल और कच्छ का रण। कच्छ का रण ये ज्यादा पूछता है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखिए। महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखिए। नंबर 1 गिरि परियोजना। गिरि परियोजना 1972। गैंडा परियोजना 1987।
1992। अगला लिखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002। हो गया। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सामाजिक विज्ञान के पेपर में इन चारों में से एक सवाल तय है। ठीक, वन्य जीव संरक्षण 72, वन संरक्षण 80, पर्यावरण संरक्षण 1986, जैव विविधता 2002। चारों में से एक क्लियर है, याद रखना इस बात। अगले हेडिंग, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। ये क्या होता है, नाम सुने आपको? नहीं, मैं पढ़ाया सब आपको, सभी भूल गए हो। कौन सी बुक होती है? बताओ शिवानी, नहीं आती। जैसे ये कौन सी बुक है जिसमें हम लोग लिखते पढ़ते हैं? ये वाइट डाटा बुक है। सरकारी कामकाज, सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी स्कूल की पढ़ाई, ये वाइट पेपर में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइट रेड डाटा, वाइट बुक कह सकते हैं या सफेद बुक कह सकते हैं। जो रेड डाटा बुक होता है, इसमें विलुप्त प्रजातियों का, जो प्रजातियां विलुप्त हैं, उनका विवरण इसमें लिखा जाता है। मतलब समझ आया ना कि रेड डाटा बुक पर जो प्रजातियां विलुप्त हैं, या चाहे प्रजाति हो चाहे जीव कुछ भी हो, जो विलुप्त हो गई हैं या जो विलुप्त होने की कगार पे है, उनके बारे में जो वर्णन किया जाता है वो रेड कागज पे, मतलब लाल कागज पे किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। लिख लीजिए थोड़ा सा। इसमें संकटापन लिखिए, हम बता रहे हैं। इसमें संकटापन / संकटाग्रस्त / विलुप्त प्रजाति को, विलुप्त प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें अभी तक
लाल पांडा, भालू, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, जंगली गधे, इत्यादि को सूचीबद्ध किया गया है, इत्यादि को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें ये समझ में आ गया ना, संकटापन, संकटाग्रस्त, कोई भी शब्द पूछेगा विलुप्त। ठीक, ये पूछता है, एक आध दो बार पूछा है कि रेड डाटा बुक क्या होता है। ठीक, तो रेड डाटा बुक में बस कुछ नहीं आपको लिखना है कि रेड डाटा बुक एक ऐसा ब्यूरो होता है जिसमें संकटापन, संकटाग्रस्त या कोई भी आप एक भी लिख दोगे चल जाएगा, और विलुप्त प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। अभी तक इसमें ये 2-3 नाम आप लिख देना कि इतने लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। गैंडा देखिए तुमको, फोटो में, हाँ फोटो में, और बहुत बड़े, जैसे हाथी से थोड़ा छोटा होता है, और एक सींग वाला गैंडा, जंगली गधा, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी मैं भी नहीं देखा हूँ, कोई गिलहरी होगी जो उड़ती नहीं होगी। तो ये ऐसे चीजों को इसमें किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है।